डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो G7 ग्रुप के अंदर भारत की इंपॉर्टेंस काफी बढ़ गई है। क्यों? G7 ग्रुप जो विकसित देशों का एक समूह है, वहां पर भारत जैसे उभरते या विकासशील देश की क्या जरूरत है? क्यों लगातार भारत जो है G7 के लिए इतना ज्यादा जरूरी हो गया है? 2019 के बाद से लगातार अगर आप लोग देखेंगे तो हर साल भारत को G7 के ग्रुप की मीटिंग के लिए इनवाइट किया गया है ना? तो कहीं ना कहीं पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से, यूपीएससी मेंस एग्जामिनेशन के लिए, प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए काफी ज्यादा रेलिवेंट टॉपिक ये हो जाता है। सबसे पहले बात मैं आप लोगों को बताऊं कि इस बार फिर से G7 की जो मीटिंग हुई है कनाडा के अंदर, वहां पर भारतीय प्रधानमंत्री को कनाडा के प्रधानमंत्री के द्वारा आमंत्रित किया गया। भारतीय प्रधानमंत्री वहां पर गए और G7 ग्रुप की मीटिंग के साथ साथ कनाडा के पीएम के साथ भी वहां पर बातचीत की, है ना? तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारत और कनाडा के जो रिश्ते हैं पिछले कुछ समय में काफी ज्यादा खटास पूर्ण रहे हैं। खालिस्तानी जो आतंकवादियों का मुद्दा है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है या एक बड़ा कारक रहा है, जिसके चलते भारत और कनाडा जो है संबंधों में टकराव देखने को मिला है या इनके बीच में दूरियां बढ़ गई। कहानी यहां तक बढ़ गई थी कि दोनों देशों के उच्चायुक्त जो हैं उन्होंने देश छोड़ दिया था। तो इस बार जब भारतीय प्रधानमंत्री कनाडा के पीएम से मिले हैं और उन्होंने फिर से दोनों ने इस बात को लेकर सहमति जताई है कि हाई कमिश्नर की जो नियुक्ति है या फिर से उनको रिवाइव किया जाएगा। दोनों देशों के अंदर उच्च जो कमिश्नर हैं वो वहां पर, उच्चायुक्त जो है वहां पर रहेंगे। तो भारत और कनाडा के संबंध भी थोड़ा सा नॉर्मल होते हुए दिख रहे हैं। अब बात यह है कि G7 के अंदर भारत की जो इंपॉर्टेंस है वो क्यों बढ़ रही है, या भारतीय प्रधानमंत्री का भी इसके अंदर कोई एक बड़ा रोल है या नहीं। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारत जो है 21वीं सदी के अंदर जो है काफी तेजी से ग्रो हो रहा है ना? चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन चुका है और कहा यह जा रहा है कि बहुत जल्द जो है भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बन सकता है। तो अर्थव्यवस्था मुझे लगता है सबसे बड़ा कारक है भारत का, जिसके चलते भारत को G7 में आमंत्रित किया जा रहा है। मैं आपको एक बात बताता हूं, G7 ग्रुप जो है विकसित देशों का ग्रुप है, इसमें विकासशील देशों की जगह नहीं है, लेकिन विकसित देशों ने भी भारत को बार बार आमंत्रित किया है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारक भारत की अर्थव्यवस्था है। दूसरा एक चीज ये भी है कि G7 ग्रुप जो है धीरे धीरे अप्रासंगिक होता चला जा रहा था। G20 ग्रुप ज्यादा प्रासंगिक हो गया था और आप लोग जानते हैं G20 में भारत भी है और G20 ग्रुप जो है उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को शामिल करता है। तो कहीं ना कहीं पे G7 ने अपनी प्रासंगिकता को फिर से बरकरार करने के लिए भारत को आमंत्रित किया है। अब दूसरी बात यह है कि भारत इतना ज्यादा G7 के लिए इंपॉर्टेंट क्यों हो गया है। आप खुद सोच के देखिए, क्वाड का जो ग्रुप है ना, इंडो पैसिफिक के क्षेत्र में क्वाड में आपको पता है 4 देश है, भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है, जापान है। इस लिहाज से भी कहीं ना कहीं पे क्वाड के देश भी चाहते हैं भारत G7 के मंच पर रहे। भारत इंडो प्रशांत में एक संतुलनकारी भूमिका को निभा सकता है ना? चीन एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसके चलते भी भारत G7 के इतने ज्यादा करीब हो गया है। अंतरराष्ट्रीय समस्याएं जैसे चाहे वो आतंकवाद हो, जलवायु परिवर्तन को लेकर समस्या हो, इन सारे मुद्दों पर जो भारत की रेलिवेंस है वो काफी ज्यादा बढ़ती चली जा रही है। भारत काफी सक्रिय होकर इन मुद्दों को डील करना चाहता है। इस तरह की बातें रही। अब बात यह है कि चीन का फैक्टर कितना ज्यादा जरूरी है इस मैटर को डील करने के लिए। आप लोग जानते हैं इस समय अमेरिका की या पश्चिम की सबसे बड़ी चुनौती चीन है ना? ट्रंप पूरा प्रयास कर रहे हैं कि टैरिफ वॉर के माध्यम से चीन की अर्थव्यवस्था को तोड़ा जा सके। ट्रंप पूरा प्रयास कर रहे हैं कि सुपर पावर की रेस जो चल रही है उसके अंदर चीन को इस रेस से पीछे छोड़ा जा सके, बाहर किया जा सके। ये सारी चीजें ट्रंप प्लान कर रहे हैं। ट्रंप आपको पता है अमेरिका में दूसरी बार जीत कर आए। इसका सबसे बड़ा कारण जो है, वहां के लोग चाहते हैं कि अमेरिका की इकोनॉमी जो है काफी तेजी से आगे बढ़नी चाहिए। चीन 18-19 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन चुका है, 26 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी अमेरिका की है। अगर इसी रफ्तार से चीन आगे बढ़ता रहा तो बहुत जल्द वो चीन को, अमेरिका को क्रॉस कर जाएगा। इसलिए कहीं ना कहीं पे अमेरिका में ट्रंप जीत कर आए। अब भारत जो है, भारतीय प्रधानमंत्री आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, इनकी लीडरशिप में, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप में भारत काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अर्थव्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लोग देखोगे या सुरक्षा के दृष्टिकोण से अगर आप लोग देखोगे तो भारत एक बड़ी जो है पावर बनके या एक बड़ी रक्षा साझेदारी करने वाला रक्षा पावर बनकर सामने आया है ना? तो हार्ड पावर के तौर पर भी भारत का जो उभार है वो इस समय देखा जा सकता है। तो अमेरिका बहुत अच्छे से जानता है और अमेरिका आज से नहीं जानता है, 2004 के बाद से ही अमेरिका ने इस चीज को ध्यान में रखा है कि अगर इंडो प्रशांत क्षेत्र में चीन को काउंटर करना है तो भारत से बेहतर कोई विकल्प नहीं हो सकता है।
इवन एक और कारक भी आप लोग जानते हैं कि एससीओ का जो ग्रुप है भारत वहां पर भी है ना। तो भारत जो है क्वाड जैसे ग्रुप में भी है, भारत ब्रिक्स में भी है। तो अमेरिका को पता है कि भारत जो है ना हर ग्रुप के सेंटर में आपको देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं पे बैलेंसकारी भूमिका निभाने के लिए या संतुलन करने के लिए भारत एक अच्छा फैक्टर हो सकता है। अब बात ये आती है कि भारत के सामने इन सारे मुद्दों को लेकर किस तरह की चुनौतियां हैं। जैसे आप लोग जानते हैं हालिया मैटर में इजराइल को लेकर अमेरिका पूरा सपोर्ट कर रहा है। इजराइल और ईरान के बीच में लगभग लगभग युद्ध की स्थिति बनी हुई है। ऐसी सिचुएशन में भारत को किस तरफ जाना चाहिए, ये थोड़ा सा एक बड़ी चुनौती है भारत के पास कि किस तरीके से इजराइल को सपोर्ट करे। अगर भारत इजराइल का ज्यादा समर्थन करता है, भारत में विपक्ष तो उसकी आलोचना करता ही करता है, कांग्रेस जैसी पार्टियां आलोचना करती हैं, लेकिन उसके साथ साथ ये भी सवाल उठता है क्या भारत अपनी जो बैलेंस वाली डिप्लोमेसी है क्या उसको छोड़ रहा है। भारत ने एक पक्ष ले लिया है इजराइल का, और दूसरा क्या इसका नुकसान ईरान का जो है जो उसकी नाराजगी है वो उठाना भी हो सकता है, क्योंकि चाबहार जैसी परियोजना हमारी ईरान में भी चल रही। तो इस तरह की चीजें उठ रही। दूसरी सबसे प्रमुख चुनौती जो है ये भी है भारत के सामने कि किस तरीके से जो है अमेरिका पे ट्रस्ट किया जाए। आप लोग जानते हैं कि अभी जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं ट्रंप, वो भारत को बार बार टैरिफ किंग बताते रहते हैं। भारत पर 26% का टैरिफ इंपोज किया उन्होंने। भारत को बार बार टैरिफ को लेकर कैटेगरी में खड़ा करते रहते हैं, है ना। व्यापार को लेकर भारत पर कंडीशंस थोपते रहते हैं, भारत से बोलते रहते हैं कि उनसे रक्षा आयात जो है अमेरिका से भारत करे। इस तरह की बातें अमेरिका के राष्ट्रपति कर रहे हैं। तो इससे कहीं ना कहीं पे, और इवन भारत पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ है उसको भारतीय प्रधानमंत्री ने पूरी तरीके से अभी टाल दिया है कि अमेरिका की किसी तरह की मध्यस्थता नहीं रही है। लेकिन आज फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति का ट्वीट आया और उन्होंने बोला कि भारतीय प्रधानमंत्री उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं और इसलिए उन्होंने जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में मीडिएशन करवाया। तो भारत सरकार इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रही, भारतीय प्रधानमंत्री ने इस चीज को सिरे से नकार दिया है, विदेश मंत्री इस चीज को नकार चुके हैं। ऐसी सिचुएशन में अमेरिका का बार बार इस तरह की बातें बोलकर, और ये भी बोला है अमेरिका आज के ट्वीट में, उनके जो राष्ट्रपति हैं बोले कि पाकिस्तान से उनको बहुत अटैचमेंट है। तो ये इस तरह की शब्दावली से भारत जो है अमेरिका की अभी की रणनीति से खुश नहीं है। अमेरिका की अभी की जो विदेश नीति है उससे भारत ज्यादा प्रभावित नहीं हो रहा है। भारत क्या फिर से रूस की तरफ जाना चाहेगा, या भारत अभी भी वेट करना चाहेगा, वेट एंड वॉच की पॉलिसी को अपनाना चाहेगा कि अमेरिका थोड़े समय बाद किस तरह से रिएक्ट करता है चीजों को लेकर। लेकिन अभी के संकेत तो यही है कि इस पूरे मैटर में अमेरिका भारत को ज्यादा सीरियस नहीं ले रहा है ना। तो भारत को अन्य विकल्प भी तलाशने पड़ सकते हैं। अच्छा नहीं लग रहा भारत को जब भारत और पाकिस्तान के मुद्दे पर बार बार अमेरिका ये बातें कर रहा है कि उन्होंने मीडिएशन करवाया। लेकिन G7 के मैटर को लेकर भारत के लिए अच्छे संकेत हैं। कहीं ना कहीं पे ये G7 या बढ़ती जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, विकसित अर्थव्यवस्थाएं भारत को बहुत ज्यादा सीरियस लेने लगी हैं। इस तरह के एक बड़े मंच पर भारत का आमंत्रित होना कहीं ना कहीं पे विदेश नीति के लिहाज से, अर्थव्यवस्था के लिहाज से, निवेश के लिहाज से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे तरीके से करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।